वेलकम टू माय चैनल। आई एम मुस्कान। तो मन की मुस्कान मोटिवेशन में आपका स्वागत है। और हमने SCMP का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हमने पहला पार्ट किया था। अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमने यहीं पे छोड़ा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM PO लगा दो तो ये हमारी पूरे सब्जेक्ट का नाम बन जाता है। तो SCM माने क्या, सप्लाई चेन माने क्या। सप्लाई, इस दो वर्ड का मतलब होता है कि जो हम गुड्स बनाते हैं, जो हम चीज़ें बनाते हैं, गुड्स जो मैन्युफैक्चर होता है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सामान आता है, फिर सामान आने के बाद उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, कस्टमर तक एट द एंड पहुंच जाता है। तो ये सारा प्रोसेस सप्लाई चेन होता है। सप्लाई चेन एंटायर नेटवर्क वर्किंग टुगेदर टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, डिलीवर एंड सर्विस प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सामान आया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, हमने उसे प्रोड्यूस किया और हमने डिलीवर किया। दिस इज़ व्हाट सप्लाई चेन। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, क्या करना, मैनेज करना। दिस इज़ व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस इज़ व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके। तो एक वैल्यू चेन होता था। वैल्यू चेन में इनबाउंड लॉजिस्टिक, देन हम उसको ट्रांसफॉर्म करते थे आउटबाउंड लॉजिस्टिक, देन मार्केटिंग एंड देन आफ्टर सेल सर्विसेज था। वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज भी कवर हो रहा है एंड मार्केटिंग भी कवर हो रहा है। पर हम यहाँ पे मेन बात कर रहे हैं कि गुड्स को बनाने से लेकर कस्टमर तक को पहुँचाने की सर्विस, दैट इज़ सप्लाई चेन। ये पूरा का पूरा चेन है और हमें इसे पूरा मैनेज करना है। दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके। देन हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ क्या क्या कवर होती हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़, हमें बनाना क्या है, प्रोडक्शन कौन किस चीज़ का करना है, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। देन हमें मटेरियल को मैनेज करना है। फिर हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टीज़ करेंगे। देन ये चार चीज़ें आप याद रख सकते हो। प्रोडक्शन प्लानिंग, देन परचेजिंग रॉ मटेरियल, देन मटेरियल मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करना। ओके। देन हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं 8 SCM प्रोसेस। यहाँ पे आते हैं 8 SCM प्रोसेस। सबसे पहले आता है CRM बोले तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमें यहाँ पे कस्टमर की नीड को समझना होता है और हम उन्हें वो दें जो उन्हें चाहिए। ये नहीं कि उन्हें चाहिए पेन और हम उन्हें दे रहे हैं पेन। अरे जब उन्हें पेन चाहिए तो उन्हें पेन दो ना, पेंसिल क्यों दे रहे हो, तुम्हारी कोई पेंसिल लेगा ही नहीं। ठीक है। तो उसमें सेल्स कहाँ से ग्रोथ होगी, तो कस्टमर को हमेशा वो चीज़ दो जो उन्हें चाहिए, इससे हमारी सेल्स में भी ग्रोथ आती है। ठीक है। फिर आते हैं CSM। दिस इज़ व्हाट, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस अगर हमारी अच्छी होगी तो कस्टमर रिटेंशन हाई होगा। जितनी अच्छी सर्विस उतना रिटेंशन रेट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है। देन SRM, दिस इज़ व्हाट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमें वो सप्लायर को सिलेक्ट करना चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हों, जो क्वालिटी रॉ मटेरियल देते हो, जिनके साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छी हो। तो वेट शुड बी गिवन टू सप्लायर कैपेबिलिटीज़ एंड इनोवेशन, कॉस्ट पर यूनिट, रिस्क रिड्यूस करता हो। मतलब हमें वो सप्लायर को चूज़ करना चाहिए जो एक तो हमें रॉ मटेरियल टाइम पे मिलने की एश्योरेंस दे, सही चीज़ मिलने की एश्योरेंस दे, क्वालिटी मेंटेन करने की एश्योरेंस दे, है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। फिर बात आती है DM की। DM फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिएक्ट टू चेंजिंग मार्केट इज़ अ मस्ट। ओके। ये कहता है कि हमें एक ऐसा प्रोसेस रखना चाहिए कि अगर हमें मार्केट में कुछ चेंज आता है तो हम उसके साथ फ्लेक्सिबल होके अपने आप को उसके साथ आगे बढ़ते रहें, है ना। तो हमें हर चीज़ को, हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। कि मान लेते हैं कि कस्टमर की डिमांड पहले
पेन की थी अब पेंसिल पे आ गई, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इस चेंज को एडजस्ट कर सके। ऑर्डर्स प्रोसेस अंडर JIT विद मिनिमम लॉट साइज हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। बस आप ये चीज़ याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। ये जितने भी टर्म्स मैंने लिख रखे हैं ये सब मॉड्यूल से ही हैं, ठीक है। मैंने अपने तरीके से लिख रखा है जिससे कि थोड़ा आसानी हो। देन आते हैं मैनेज MFM। यहाँ पे मटेरियल फ्लो मैनेजमेंट, मैनेज एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्लानिंग, सपोर्टिंग वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री शेड्यूल, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। बेसिकली मटेरियल फ्लो मैनेजमेंट की ये बात करता है। तो मटेरियल से रिलेटेड हमें एक्टिविटीज़ मैनेज करनी होती है। कौन सा मटेरियल ख़रीदना है, उस मटेरियल के साथ कोई और सी चीज़ लगेगी जिसमें जो हमें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी, उसकी इन्वेंटरी कितनी ख़रीदनी है, कब हमें वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, व्हाट इज़ द शेड्यूल, हम उसे स्टोर कितना करेंगे, वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे। दिस इज़ मटेरियल फ्लो मैनेजमेंट, ओके। देन ऑर्डर OF माने तो ऑर्डर फुलफिलमेंट, टाइमली फुलफिल करने हैं हमें अपने ऑर्डर्स, देन PD&C, कस्टमर एंड सप्लाई मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम टू मार्केट। बेसिकली कस्टमर एंड सप्लायर मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम टू मार्केट। ये हमें ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर अगर हमें कोई ऑर्डर देता है तो हमें तुरंत की तुरंत सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहिए और हमें अपना मटेरियल हमारे फैक्ट्री में जल्द से जल्द आना चाहिए, जिससे कि हम प्रोसेसिंग करें, कस्टमर को उसका सामान दे दें। तो दिस एक्टिविटी मस्ट बी इंटीग्रेटेड, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा मान ली पूरा का पूरा जो समय लग रहा है ये सबसे कम हो, हमारा टाइम सबसे कम लगता हो। जैसे कि अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट क्या है, ये कितना अपनी ये डिलीवरी टाइम पे फोकस करते हैं, क्योंकि जिसका जितना कम टाइम होगा कस्टमर उसको प्रेफर करेगा, है ना। सेम अप्लाई टू जोमेटो, स्विगी। ये क्या कहते हैं कि हम आधे घंटे में आपके घर पे सामान पहुंचवा देंगे। सब अपना अपना वो, जैसे डोमिनोज़ ने सबको कैसे इम्प्रेस किया कि आधे घंटे में आपके घर पे पिज़्ज़ा, अदरवाइज़ फ्री, ऐसा हुआ था ना। तो दिस इज़ व्हाट, ठीक है। देन रिटर्न के बारे में क्या कहता है ये, रिटर्न के बारे में कहता है रिटर्न इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिपेयर। बेसिकली रिटर्न मैनेजमेंट की बात करता है कि रिटर्न के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, हमें ऐसी चीज़ें नहीं भेजनी है जो ख़राब है। अगर ये चीज़ें होंगी तो उससे खामखा हमें या तो रिटर्न करना होगा या फिर हमें उसे ठीक करना होगा, इसमें हमारी कॉस्टिंग कट होगी। तो हमें इन चीज़ों को रिड्यूस करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। तो टोटल हमारे पास ये 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। CRM, CSM, SRM, DM, MFM, OF, PD&C। दोबारा बोल देते हैं एक बार। सबसे पहले हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर हमने कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, देन ऑर्डर फुलफिलमेंट, देन रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा है मटेरियल फ्लो मैनेजमेंट, देन हमने DM, एंड लास्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट 8 SCM प्रोसेस। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं सब ICAI के मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही मैंने लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, दैट इज़ पुश एंड पुल। पुश माने तो परचेज व्हाट इज़ अवेलेबल, ऑर्डर व्हाट टू परचेज। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है हमें,
तो पुश एंड पुल मॉडल। पुश मतलब होता है कि यहाँ पे हमें परचेज व्हाट इज़ अवेलेबल, बेसिकली ये एक तरीके से वो चीज़ होती है कि एस्टिमेटेड डिमांड के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने तो प्रोडक्शन कर लिया, अब यही लिखा है कि परचेज व्हाट इज़ अवेलेबल, जो बना हुआ है वही परचेज करने के लिए इनके पास रास्ता है, किसके पास, कस्टमर के पास। पुल मॉडल में अलग चीज़ होती है, पुल में होता है कि आप ऑर्डर दो वो ही बन जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे होता है। कहाँ पे, पुल मॉडल में। पुल, किसी को पुल करना, डैट इज़ ऑर्डर देना। पुश मतलब कस्टमर को पुश कर रहे हो कि जो हमारे पास है आपको वही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप ना लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस किस में काम आते होंगे, ऑफ कोर्स पुल में काम आते होंगे, टू ब्रिंग आउट द नीड्स, टू ब्रिंग आउट द नीड्स। ठीक है, सप्लाई चेन के फ्लो होते हैं, वन इज़ अपस्ट्रीम एंड सेकंड वन इज़ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम बोले तो ऑफ कोर्स ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके ऊपर होते हैं सप्लाई, इसके नीचे होते हैं कस्टमर, तो ये अपस्ट्रीम सप्लायर के साथ, और डाउनस्ट्रीम ऑफ कोर्स कस्टमर के साथ। ठीक है, ठीक है, तो फ्लो रिलेट टू सप्लायर एंड फ्लो रिलेट टू कस्टमर। ओके, देन तो सप्लायर के साथ हमें सबसे पहले रिलेशनशिप बनानी होती है सप्लायर के साथ। यूज़ ऑफ आईटी भी होता है। आईटी किस चीज़ में, सोर्सिंग में, परचेज करने में, पेमेंट करने में। सोर्सिंग मतलब सप्लायर को फाइंड आउट करने में, किससे हम सामान खरीदें, किससे मटेरियल खरीदें। ऐसी कस्टमर में भी रिलेशनशिप होती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आईटी एंड ब्रांड, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें फ्लो रिलेटेड टू कस्टमर में ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके, तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं मेनली, रिलेशनशिप विद सप्लाई एंड यूज़ ऑफ आईटी। इसमें 3 पॉइंट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आईटी एंड ब्रांड। 2 जगहों में 2 पॉइंट सिमिलर हैं, आईटी आईटी। यहाँ पे रिलेशनशिप विद सप्लायर रखी जा रही है, यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग आएगा, पहले कॉन्सेप्ट वो बाद में आएगा, पहले हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप रखनी होती है। तो ये रिलेशनशिप विद सप्लायर जो पॉइंट है, स्ट्रैटेजी दैट वुड बेनिफिट बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। भाई ये भी अपना बिजनेस लेके बैठा है, ये भी सप्लायर है, ये मैन्युफैक्चरर है, इसे भी प्रॉफिट अर्न करना है और इसे भी प्रॉफिट अर्न करना है, इसे बेच के और मैन्युफैक्चरर को, कस्टमर को बेच के। तो ये दोनों ही अपना अपना भला चाहेंगे दोनों ही, क्योंकि पक्के बिजनेसमैन होंगे। तो इन्हें आपस में ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है और आपस में ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी दैट इज़ बेनिफिट टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। सोर्स, सप्लायर कहाँ से ले भाई, इतना बड़ा वर्ल्ड है, कहीं से भी ले लो, इतना बड़ा वर्ल्ड है, कहीं से भी ले लो। चाहे हम यहाँ पे हैं तो हम किसी भी स्टेट के सप्लायर से माल मंगवा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, विद इन स्टेट भी हो सकता है। कितने ही नंबर ऑफ सप्लायर, मतलब मुझे किसी चीज़ की 20,000 यूनिट्स चाहिए तो ज़रूरी थोड़ी ना एक से मंगवाऊँगी, मान लेते 5,000 इससे मंगवा लिए, 5,000 इससे मंगवा लिए, तो ऐसे हो सकता है। पर ये कहते हैं कि आप इतना वेरिएशन मत करो, क्योंकि क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, तो आप एक से ही मंगवाओ सबसे। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप सिंगल पर्सन के पास जाओ, और अगर आपको डिलीवरी का फेलियर है कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप मल्टीपल सप्लायर से चूज़ कर सकते हो। एंड कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी, फोकस ऑन द फैक्टर एज देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने जो आपके साथ बात की, वेरिएशन होगा तो क्वालिटी में फ़र्क आएगा, स्पीड में यहाँ पे बात की हमने, एंड कॉस्ट ऑफ कोर्स। अगर आपको डिस्काउंट ह्यूज चाहिए तो आप सिंगल के पास जाओ, क्वालिटी आपको इंश्योर करवानी है, मतलब आपको इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है, इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको पैसे कम देने के लिए कह रहा है पर क्वालिटी में आप इंश्योर नहीं हो पा रहे हो, तो आपको फिर इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, देन अपने पास पॉइंट आता है मेक, बाय और आउटसोर्सिंग। मतलब ये जो रॉ मटेरियल चाहिए, ये क्या मैं अपने घर पे बना लूँ या फिर मैं बाहर से आउटसोर्स करूँ, ये मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा।
मुझे इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें मेरा फ़ायदा है या नहीं है, या फिर मैं अपने कोर कॉम्पिटेंसी से भटक रही हूँ। इट मीन्स मेरा जो कोर फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिसीजन ऑन टू प्रोड्यूस और आउटसोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया। रिलेशनशिप वाला आईटी यूज़ होता है ई सोर्सिंग, ई परचेजिंग, ई पेमेंट। सोर्सिंग मतलब ऑफकोर्स सप्लायर से लोकेट करने में, सप्लायर से बात करने में, ठीक है। परचेज हमें उसे ऑर्डर प्रोसेस करना होगा, हम उसे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, वो प्रोसेस करेगा, ये सारा परचेसिंग के लिए होता है। ई पेमेंट हम उसे पेमेंट कर देंगे। डैट इज़ आईटी का यूज़ इन 3 जगह में होता है, ई सोर्स, ई परचेज, ई पेमेंट। ओके, सो कम टू अनदर, दैट इज डाउन स्ट्रीम फ्लो रिलेटेड टू कस्टमर। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, CRM, IT एंड ब्रांड। ओके, ब्रांड कुछ नहीं है। ब्रांड मतलब ऑफकोर्स अगर एक एप्पल कंपनी है तो कस्टमर अधिकतर उसी के पास जाते हैं सिक्योरिटी के मामले में, या फिर एक अपना वो होता है कि जो लग्जरी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जिसे, एंड ऑफकोर्स शो ऑफ भी होता है। तो ब्रांड वैल्यू जिस कंपनी की ज़्यादा अच्छी होती है, कस्टमर उसको ज़्यादा परसीव करता है, ये बात पक्की है। तो ब्रांड अपना यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। आईटी में वही जो यहाँ पे हम सप्लायर से बात कर रहे थे, वैसे ही कस्टमर हमारे से करता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, दैट्स इट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे हम कस्टमर हमारे से कितना जुड़े, मतलब किस कस्टमर में हमें फोकस करना चाहिए, तो हम आगे वो पॉइंट्स देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, ये तो पॉइंट आएगा ही आएगा। फिर एक कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने के लिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग एक पॉइंट आएगा, अब हम इसे पढ़ते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ओके, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने पास रखो और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाओ, रिलेशन एग्जिस्टिंग के साथ तो बरकरार रखो, न्यू के साथ जोड़ने की कोशिश करो थ्रू हेल्पफुल स्टाफ, क्वालिटी देके, अप्रोप्रिएट प्राइसेस चार्ज करके, प्रॉपर कस्टमर केयर देके। भाई एक बिजनेस क्वालिटी दे सकता है अपने सामान में, प्राइस ठीक ठाक चार्ज कर सकता है, उन्हें कस्टमर सर्विस अच्छी देके, अपने स्टाफ को कहो कि आप कस्टमर जब भी आए तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो, इससे कस्टमर को अच्छा फील होता है एंड वो थोड़ा सा वहाँ पे अपने वाली फीलिंग आती है, मतलब इजीली वो उनसे क्वेश्चन कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पूछ सकता है। तो ये सारी बातें एक बिज़नेस को ध्यान में रखनी है, अगर उसे अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने, एग्जिस्टिंग के साथ मेंटेन करने और न्यू के साथ डेवलप करने हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ तरीके हो सकते हैं ये चीज़ करने के, इंटरनल मार्केट, रेफरल, इन्फ्लुएंस, रिक्रूटमेंट, सप्लाई, कस्टमर, ये 6 तरीके के मार्केट हैं। इंटरनल मार्केट क्या होता है? इंटरनल मार्केट होता है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वे काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, उन्हें पता होता है कस्टमर के नीड्स के बारे में, क्योंकि वे भी उन लोगों में से, मतलब वे भी उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, वे उन लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इंटरनल मार्केट में एम्प्लॉयज़ के बारे में कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ अगर आपको कुछ अपनी राय दे रहे हैं तो उनको कंसिडर करना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगी रिलेशन बनाने में। रेफरल मतलब होता है, रेफर ऑफ कोर्स कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर को रेफ़र करे। दिस इज़ व्हाट रेफ़र, कि भाई मैंने इसकी, जैसे हाँ हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, वेरी नाइस वेरी नाइस, हम कहते हैं ना कि आप अच्छा ये सूट नहीं करे तो आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, दैट इज़ कॉल्ड रेफरल, है ना, दिस इज़ कॉल्ड रेफरल। नाउ इन्फ्लुएंसर मार्केट ऑफ कोर्स जो यूट्यूब पे आजकल चलता है कि ये लोग वो करते हैं ना कि दिस इज़ नॉट प्रोमोटिंग द, प्रोमोट करना प्रोडक्ट को, दिस इज़ इन्फ्लुएंशियल मार्केट, कि अच्छा ये इसको प्रोडक्ट इस मान लो आप किसी को भी फॉलो करते हो, तो अगर वो चीज़ वो फॉलो करता है, वो चीज़ वो यूज़ करता है, तो शायद आप भी उसे यूज़ करने लगो, तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, खुद यूज़ कर रहा है, तो वो प्रोमोट कर रहा है प्रोडक्ट को, दैट इज़ व्हाट इन्फ्लुएंशियल मार्केट, कि उसकी बात सुन के ही शायद ज़रूर यूज़ करेंगे। रिक्रूटमेंट मार्केट मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट मार्केट होता है कि यहाँ पे होता है जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अपने वहाँ से जो बच्चे क्लियर होते हैं, पास हो जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, उन
स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। तो वे जो हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो चुके हैं उनको रिक्रूट करती हैं, उनके स्किल्स को लेके वे नई नई चीज़ें डेवलप कर पाती हैं। इनोवेशन यहाँ से आता है। तो रिक्रूटमेंट मार्केट भी होता है, सप्लायर मार्केट होता है। सप्लायर मार्केट एक तरीके से सिर्फ ऐसे है कि हम सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारा उसके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, तो हमें क्वालिटी का सामान देगा, ठीक दाम पे देगा, टाइमली डिलीवर कर देगा। दिस इज़ व्हाट रिलेशनशिप मार्केटिंग। एंड कस्टमर मार्केट में तो ये है ही कि हमें अच्छा अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये 6 मार्केट हमारे निकल जाते हैं, इंटरनल, रेफरल, इन्फ्लुएंशियल, रिक्रूटमेंट, सप्लायर, कस्टमर। तो ये पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग जो आप बात कर रहे हो कि हमें कस्टमर के साथ नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है और पुराने कस्टमर को रिटेन रखना है, तो कैसे रख सकते हैं। हमारे पास वे हैं 6 मार्केट्स, इंटरनल, रेफरल, इन्फ्लुएंसर, रिक्रूटमेंट, सप्लायर, कस्टमर। ओके, वेरी नाइस। बैक टू रिलेशनशिप मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। ये सब के सब ICAI के मॉड्यूल से ही आया है, तो यू डू नॉट वरी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। मतलब इट मीन्स आई जस्ट कंसाइज, मैंने उसको थोड़ा इजी वे में लिखने की कोशिश की है। तो लेट्स सी व्हाट इज़। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो हमें हमारी अगर रिलेशनशिप मार्केट है तो हम कस्टमर की नीड को पहचान सकते हैं, हम उनके लिए न्यू वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कंटिन्यूस कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। देन कस्टमर का हम मेन रोल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उन्हें हम वो चीज़ दे पाते हैं डेट दे विश। तो 2 पॉइंट पढ़ाए मैंने अभी तक। पहला पॉइंट पढ़ाया है कि अगर हमें नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो हमें उनके लिए वैल्यू क्रिएट करनी होगी। सेकंड थिंग कि जो उनको चाहिए हम उनके लिए वो बना सकते हैं, डेट दे विश। ऑफकोर्स जब वे खरीदेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, तो हमें वो चीज़ ज़रूर देनी होगी जो उन्हें चाहिए, ठीक है। विजुलाइज द बिजनेस टू डिज़ाइन एंड अलाइन प्रोसेस। हम एक तरीके से विजुलाइज कर पाते हैं अपने बिजनेस को। बेसिकली अगर हमें अपने गोल्स पता हैं तो हम उनके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, हम उसके लिए अपने प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सकते हैं, हम उसके लिए काम कर सकते हैं। तो अगर हमें कस्टमर की नीड पता चल जाएगी तो हम उस तरीके से बिज़नेस को रन कर सकते हैं, दैट इज़ विजुलाइज कर सकते हैं एंड अपने प्रोसेस को उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैं कहूँगी आप एक बार रीड एंड लर्न कर लीजिए। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद होंगे तो अगर मान लो बाई चांस आ जाता है बेनिफिट्स बताइए रिलेशनशिप मार्केटिंग के, तो आप बता सकते हैं। पहले मैंने बताया क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर, देन रिकॉग्नाइज की रोल ऑफ कस्टमर बोथ एज परचेजर एंड गिव देम व्हाट दे विश एंड विजुलाइज द बिजनेस एंड टू डिज़ाइन द प्रोसेस अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट। अब हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सुना हो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये क्या होता है। ये होता है कि कस्टमर के बारे में जानना, उन्हें समझना, मैनेज करना, एनालाइज करना, कस्टमर को क्या चाहिए, कहाँ से मिलेगा, डेटा से मिलेगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो CRM का मेन मोटिव होता है कि अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, टाइमली डिलीवर करना, ये सारे होते हैं। और हमें कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना है जिससे हम कस्टमर के टेस्ट को पहचान सकें, ठीक है। CRM इज़ व्हाट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा कम दिख रहा होगा बट मैं बताती हूँ क्या लिखा है ये। CRM इज़ नोइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड गिव देम व्हाट दे वांट। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे कि CRM क्या है, इज़ नोइंग द नीड्स of customer and give them what they want। ओके, तो ये मेन लाइन है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। कस्टमर उनके नीड्स को जाना, उन्हें वो चीज़ देना जो उन्हें चाहिए। कस्टमर के डेटा को हम एनालाइज करते हैं, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, परचेजिंग करेक्टरिस्टिक बेसिकली जियोग्राफिकली कि इस साइड अच्छा ये चीज़ें पसंद आती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। परचेजिंग करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कि चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कस्टमर इस चीज़ को जरूर देखता है। तो ये होता है करेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। तो अदर फैक्टर्स भी चीज़ें मैनेजमेंट को अपने दिमाग में रखनी होती है, जैसे साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, ईगो, स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट। मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि कस्टमर की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखना होता है, सेफ्टी नीड को भी, ईगो, स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने CRM को कवर किया। मेन बात है कि कस्टमर के नीड्स को पहचानना और उन्हें वो चीज़ देना जो उन्हें चाहिए। भाई वो क्यों लेगा दूसरी चीज़ें, उसे चाहिए ही नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या होता है? कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी सीधी सी बात है कि कितना प्रॉफिट मुझे हर कस्टमर से मिल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? ऑफकोर्स सेल माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। देन एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल कस्टमर। आप हर कस्टमर की ये डेटा निकाल सकते हो। जिस कस्टमर से आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, उसको अगर वो जाता है तो जाने दो, सीधी सी बात है। तो हमें सबसे पहले कस्टमर बेस को एनालाइज करना होगा एंड स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स बोले तो होता है कि कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा मतलब आप ABC कैटेगरी। सेगमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे आप अपनी खुद की ABC कैटेगरी बना सकते हो, कस्टमर वाइज, प्राइस वाइज बना सकते हो। ABC कैटेगरी कि उसको A में रख दिया, B में रख दिया, C में रख दिया। फिर हर सेगमेंट का आप ये चीज़ जो ऊपर है प्रोसेस, उसको निकाल के आप अनप्रॉफिटेबल कस्टमर को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको एनालाइज करना होगा कस्टमर को एंड स्प्लिट इनटू सेगमेंट। देन आप एनुअल रेवेन्यू कैलकुलेट करो, देन कॉस्ट कैलकुलेट करो, देन आपको उससे प्रॉफिट आ जाएगा। आप हर सेगमेंट का प्रॉफिट देखो, ठीक है। अब आप उसके पहले आपने हर सेगमेंट का प्रॉफिट देख लिया, मान लो ये प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट में कौन सा कस्टमर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर तो भाई बहुत ध्यान दो। मान लो जिससे प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है तो उसको एलिमिनेट करो। तो आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर्स। देन आप री इंजीनियर कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स को। जो सेगमेंट प्रॉफिट कमा के दे रही है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, उसमें से 60 रुपये का A से आया, 35 रुपये का B से आया एंड 5 रुपये का C से आया, तो हम C को एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे दिमाग टाइम पूरा लग रहा है। अगर हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ये 5 रुपये का इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि जो हमारे पूरे बिजनेस में अनप्रॉफिट हो जाए हमारा बिजनेस, तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम हटा सकते हैं या फिर हम इसे री इंजीनियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी होगी। तो 5 स्टेप मॉडल क्या है? सबसे पहले कस्टमर एंड स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, देन रेवेन्यू देखो, कॉस्ट निकालो, देन आइडेंटिफाई एंड रिटेन क्वालिटी कस्टमर। 5वां पॉइंट है कि अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट को आप एलिमिनेट या री इंजीनियर करो, और इसे निकालने का सीधा सा तरीका है। ये हमने क्या क्या वर्ड किया? कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है कि अगर आज हम इनके ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, कस्टमर को ये चीज़ देने में हमें इतना खर्चा लग रहा है, तो ये चीज़ हमें कब तक रिकवर हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। फ्यूचर इनफ्लोज दैट वी डिराइव फ्रॉम द कस्टमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ अ ग्रेट टू फोकस मोर। ये क्यों ग्रेट है? ये इसलिए ग्रेट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्योंकि ये हमें प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के बारे में पता चल जाता है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में हमें ये पता चल पाता है कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा, कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। डैट इज़ फ्यूचर इनफ्लोज दैट वी डिराइव फ्रॉम कस्टमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ग्रेट टू फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबल। ऑफकोर्स मुझे इससे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक से मुझे सिर्फ 10 रुपये का, तो मैं इसे रिमूव कर सकती हूँ और 1000 रुपये वाले पे मैं ध्यान दूंगी। तो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स के बारे में पता चल पाता है, अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स के बारे में भी पता चल पाता है। बेसिकली हम फोकस प्रॉफिटेबल कस्टमर के ऊपर करेंगे एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन अनप्रॉफिटेबल कस्टमर। और यहाँ पे सिर्फ हमें फाइनेंशियल डेटा पे भी नहीं काम होगा, हमें मैनेजमेंट की भी जजमेंट चाहिए होगी एंड like strength of relationship, likelihood, frequency and amount of repeated और additional bought competitive products। इन सब के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि कितने कस्टमर हमारे से ये चीज़ें परचेज करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। SCM के फ़ायदे ये हैं कि इन्वेंट्री रिडक्शन हो जाती है, पर्सनल रिडक्शन हो जाते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट होते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होते हैं, प्लानिंग इंप्रूवमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फाइनेंशियल साइकिल इंप्रूवमेंट, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो जाती है। दोबारा बोलती हूँ, ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम से तो कस्टमर खुद ब खुद खुश,
और अगर ऑर्डर टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं तो इन्वेंट्री की रिडक्शन भी खुद ब खुद कम, प्रोसेस इंप्रूव होगा तो ऑर्डर फुलफिलमेंट जल्दी होगा, प्लानिंग अच्छी होगी तो भी सारे आपस में लिंकिंग है, प्लानिंग अच्छी तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट ज़्यादा अच्छे होंगे, कस्टमर खुश हो जाएंगे, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, इन्वेंट्री रिडक्शन तो इससे पर्सनल रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, प्लानिंग अच्छी, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट और ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, इन्वेंट्री रिडक्शन होगा एंड पर्सनल रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, फिर एक गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, ये कॉस्ट सेविंग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर कस्टमर को फ्री में सामान दे देता है। ठीक है, तो इट इज़ अ क्लियर रिस्क फॉर द सप्लायर एंड बेनिफिट टू द कस्टमर आर सब्सटेंशियल। द सप्लायर कुड फाइंड इटसेल्फ रिवॉर्डेड विद अ लार्ज रिटर्न। अगर मान लेते हैं रिटर्न ज़्यादा आया तो रिटर्न दोनों में बढ़ता है, कस्टमर में भी सप्लायर में भी, तो रिस्क तो है सप्लायर के लिए बट वो रिटर्न भी कमा सकता है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। द सप्लायर कुड फाइंड इटसेल्फ रिवॉर्डेड विद अ लार्ज रिटर्न। ठीक है, तो पेमेंट रिसीव्ड इज बेस्ड अपॉन बेनिफिट इमर्जेस टू कस्टमर। मतलब सप्लायर के लिए पेमेंट कैसे आएगी, बेसिकली कस्टमर को अगर उससे फ़ायदा मिला तो सप्लायर के लिए वही पेमेंट होगी कि अगर कस्टमर को फ़ायदा हुआ तो कस्टमर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना उस चीज़ को। ठीक है, ओके, एंड एडजस्टमेंट प्रोवाइड बेनिफिट टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। सप्लायर परफॉर्म इट साइड विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग एनी पेमेंट। तो ये क्लियर रिस्क है क्योंकि पेमेंट मिलने की कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, फिर एक आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को बाहर से बनवाना, अपनी प्रोडक्टिविटी में या तो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। आपने देखा मुझे बनाने में से 1000 रुपये लगते हैं पर अगर मैं बाहर से बनवाऊँ तो 800 रुपये लगते हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, पर इसमें बहुत रिस्क होता है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो सकती है, आप क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, कल को उसने कुछ गलत काम कर दिया तो आपके ऊपर नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग में होती हैं। तो आउटसोर्सिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ री इंजीनियरिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप अपने काम को दूसरे पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर देते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, कल करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ रह गए हो तो कल ही कवर कर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मन की मुस्कान मोटिवेशन को मिलता है।